नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे मौर्य वंश के बारे में। और मौर्य वंश के बारे में पहले शासक के बारे में हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिसने आचार्य चाणक्य की मदद से नंद वंश को परास्त करके सत्ता हासिल की। अब मौर्य वंश में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शासक आता है वो आता है बिंदुसार। और एक्चुअली मौर्य वंश में बहुत ज्यादा शासक नहीं हुए, बिंदुसार और बिंदुसार के बाद में अशोक, ये दो शासक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पुराना शासक और आया हुआ है जिसको मैंने बिंबिसार बोला था, ध्यान रखिएगा। तो बिंबिसार जो है मगध का पहला हर्यक वंश का शासक था, वो बिंबिसार अलग है जिसके बेटे का नाम अजातशत्रु था। और ये बिंदुसार अलग है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान रखिएगा। ये बिंदुसार है, ये अशोक का पिता है। तो बिंदुसार का शासन आया चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में। और चंद्रगुप्त मौर्य ने तो चूंकि बहुत सारा एरिया जीत ही लिया था, तो बिंदुसार के पास में उस राज्य को सस्टेन करने का और उस राज्य को और फैलाने का टाइम था। तो ऐसा बोला जाता है कि बिंदुसार ने साउथ का जो पोर्शन था इंडिया का वो भी जीत लिया। ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि ही वॉन द लैंड बिटवीन टू सीज, यानी दो समुद्रों के बीच का उसने जमीन जीत ली थी। दो समुद्र मतलब इधर अरब सागर और उधर बंगाल की खाड़ी। तो ये बिंदुसार के बारे में इंपॉर्टेंट चीज जो है हमें पता लगती है। हालांकि बिंदुसार के बारे में ऐसा बोला जाता है कि उसकी कई सारी रानियां थी और कई सारे बच्चे थे, उसमें अशोक भी एक था। और अशोक जब शासन को आया तो उसको अपने भाइयों से युद्ध करके शासन को लेना पड़ा। बिंदुसार के बारे में एक और खास बात जो बोली जाती है वो ये है कि बिंदुसार ने एक यूनानी राजा से एक फिलोसफर की मांग की थी और सूखे अंजीर की मांग की थी और शराब की मांग की थी। तो वहां जो राजा थे उस समय, ग्रीक राजा जो थे, उन्होंने फिलोसफर को देने से मना कर दिया था, क्योंकि फिलोसफर जो है एक तरीके से गुरु आचार्य होता है और वो एक इंपोर्ट की चीज नहीं होती है कि हम आपको निर्यात कर दें। सूखे अंजीर भेज देंगे और आपके लिए मदिरा भी भेज देंगे, लेकिन फिलोसफर भेजने से उन्होंने मना कर दिया था। तो बिंदुसार के बारे में कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं। देखिए, बिंदुसार को सबसे पहले तो अमित्रगात याद रखिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस किसको बोलते हैं? सेंड्रोकोटस, ये बोला जाता है चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, ध्यान रखिएगा। और यहां पर अमित्रगात, अमित्रगात का मतलब होता है कि शत्रुओं का नाश करने वाला, ये ग्रीक राइटर के द्वारा बोला जाता है। दूसरी बड़ी चीज कि ये चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन फॉलोवर थे, लेकिन ये आजीवक संप्रदाय, उस समय जब भारत में धार्मिक आंदोलन हुए तो धार्मिक आंदोलन, बहुत सारे धर्म संप्रदायों की उन्नति हुई, तो उसमें जैन बुद्धिज्म तो सबसे इंपॉर्टेंट थे। ये आजीवक संप्रदाय भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसकी स्थापना मक्खली गोशाल के द्वारा की गई थी। और ये मक्खली गोशाल जो है शुरुआत में बुद्ध और उसके समकालीन ही रहे, और इन्होंने अलग जो है अलग जो है संप्रदाय इन्होंने बनाया, जिसको हम बोलते हैं आजीवक संप्रदाय। तो इनको बाद में गुफाएं, केव में इनके लिए जगह रहने की बनाने का भी जिक्र आता है। आजीवक संप्रदाय को जो है अशोक के द्वारा कुछ गुफाएं दान में भी दी गई थी जहां पर ये रहते थे। तो ये मक्खली गोशाल के फॉलोवर थे या आजीवक संप्रदाय के फॉलोवर थे। बिंदुसार के बारे में बात कर रहा हूं, इसने साउथ इंडिया का पोर्शन जीता, ये मैंने आपको बता दिया। ऑलमोस्ट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, पूरा सबकॉन्टिनेंट जीत लिया था, मींस कॉन्क्वेर्ड द लैंड बिटवीन टू सीज, ये मैंने आपको बता दिया है। और ये मैं इसकी बात कर रहा था कि डायमेकस जो था वाज द एम्बेसडर ऑफ एंटियोकस फर्स्ट। ये थोड़े नाम ऐसे हैं, हिंदी इंग्लिश से इनका कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में भी ये एंटियोकस, तो एंटियोकस जो था ये एक यूनानी राजा था। ये इस यूनानी राजा ने यहां पर इसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में एक एम्बेसडर यानी राजदूत को भेजा था जिसका नाम था डायमेकस। तो डायमेकस जो है इसका राजदूत था एक सीरियन किंग का, जिससे बिंदुसार ने क्या मांगा था? बिंदुसार ने मांगा था कि अच्छी वाइन भेजिए, एक फिलोसफर भेजिए और फिग्स यानी सूखे अंजीर भेजिए। तो फिलोसफर की डिमांड तो मना कर दी गई, नहीं मानी गई, लेकिन इसको सूखे अंजीर, एक वाइन भेजा गया और साथ में एक राजदूत भी भेजा गया जिसका नाम क्या था? डायमेकस। एक और नाम आता है कि जो मिस्र के राजा थे, इजिप्ट का मतलब मिस्र, तो मिस्र के राजा थे फिलाडेल्फियस टॉलेमी। तो ये जो फिलाडेल्फियस टॉलेमी थे, इनके द्वारा भी एक राजदूत को इसके दरबार में भेजा गया था। लेकिन कई सारे लोग बोलते हैं कि ये जो डायोनिसस था, ये डायोनिसस जो है वो अशोक के दरबार में था, न कि बिंदुसार के दरबार में। तो डायमेकस और डायोनिसस, ये दो राजदूतों के नाम जो है आपको याद रखने हैं। एक का नाम है डायमेकस, एक का नाम है डायोनिसस। दोनों ऑलमोस्ट नाम जो है मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये दो ही चीजें। और ये क्वेश्चन एसएससी रेलवे में कई बार आ चुका है कि किस मौर्य साम्राज्य के राजा ने विदेशी ग्रीक शासक से सूखे अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। तो यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है
कि वो किसके फॉलोवर थे और अमित्रघात किसका नाम है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको बिंदुसार के बारे में याद रखने, बस बिंदुसार के बारे में इतना ही है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद में इसके पुत्रों के बीच में युद्ध होता है और अशोक जो है उनमें विजेता बनकर उभरता है। कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 ब्रदर्स की 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी को पाया था। तो अशोक बहुत ही क्रूर शासक हुआ करता था शुरुआत के टाइम पे। उसका एक बड़ा भाई था सुशीम, तो सुशीम की हत्या करने के बाद में अशोक जो है इस राजगद्दी पर बैठा और अशोक ने ये चीजें की थी कि अपने भाइयों की हत्या करके ये किया था और उसने बहुत बड़ा साम्राज्य भी स्थापित किया था। सोचिए, उसने हिंसा के बल पर विश्व विजेता जो सिकंदर था उससे भी बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया था। अभी मैं बताऊंगा कि अशोक का साम्राज्य कहां तक था, लेकिन उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। हृदय परिवर्तन क्या होता है? उसके शासन काल के 8वें वर्ष में यानी 261 में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसको हम बोलते हैं कलिंग वॉर। कलिंग अभी वर्तमान में उड़ीसा में है और इस कलिंग वॉर में बहुत ज्यादा मात्रा में खून खराबा होता है। कई सारे लोग असहाय निसहाय लोग जो है अपनी जान गंवा देते हैं, दूसरे लोग भी मारे जाते हैं और ये बर्बादी देखकर अशोक के मन में ये आता है कि ये हिंसा बेकार की चीजें हैं, अब मैं हिंसा नहीं करूंगा। वो अपनी तलवार वहीं डाल देते हैं और युद्ध की जगह धर्म की बात करते हैं और वो बाद में बुद्ध धर्म को अपना लेते हैं और बुद्ध धर्म को अपनाने के बाद में कई सारे लोगों को बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में भी भेजते हैं। तो आज आप जो चाइना, साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, ये जो इतनी भी जगह ये बौद्ध धर्म देखते हैं, ये एक तरीके से मानिएगा कि उस समय फैलाव इसका चालू हुआ था। अशोक बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। साथ ही साथ उनके काल की जो सबसे बड़ी बात है वो है कि प्रजा से संवाद। अभी तक के राजा प्रजा से कोई सीधा संवाद नहीं करते थे, यानी कम्युनिकेशन करना। अशोक ने अपनी प्रजा से सीधा संवाद किया। किसके माध्यम से? कई सारे लेखों के माध्यम से। कई सारे बड़े बड़े शहरों में, नगरों में अशोक ने अभिलेख लिखवाए। पिलर पे अभिलेख लिखवाए, गुफाओं में अभिलेख लिखवाए, चट्टानों पर अभिलेख लिखवाए, उसमें राज्याज्ञाएं लिखाई, उसमें प्रजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में उसने बताया। तो कई सारे अभिलेख हमें मिलते हैं, करीब करीब अभी 185 अभिलेख अभी तक मिल चुके हैं। तो ये अशोक की एक यूनिक चीज थी कि अपनी प्रजा को भी उसने एजुकेट किया कि हमें क्या करना चाहिए और धम्म के बारे में बताया। धम्म क्या है अशोक का? वो एक तरीके से धर्म भी आप ले लीजिए, तो धम्म के बारे में बताया। उसने बोला था कि हम भेरी घोष की जगह धम्म घोष की बात करेंगे। भेरी घोष का मतलब होता है जब युद्ध शुरू होता है तो रणभेरी बजती है, आपको पता होगा, और उसका संकेत होता है कि युद्ध चालू होने वाला है। तो वो भेरी घोष की जगह उन्होंने बोला धम्म घोष की हम बात करेंगे। तो अशोक बहुत प्रतापी राजा था। उसने अपने शासनकाल के 8-10 सालों में ही बहुत बड़ा प्रदेश विजित कर लिया था, लेकिन बाद में शांति अहिंसा की नीति पर आए और एक महान सम्राट कहलाए जो भारत के प्राचीन काल के सबसे बड़े एरिया पर राज करने वाले शासक थे अशोक। तो इनके बारे में कुछ चीजें जानते हैं कि इनकी चीजें क्या इंपॉर्टेंट थी, कहां कहां पर इन्होंने राज किया, और सबसे इंपॉर्टेंट इनके इंस्क्रिप्शन के बारे में, इनके अभिलेख के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए अशोक के बारे में अगर हम बात करें तो अशोक जो है अपने भाई से जो है भाइयों से सिविल वॉर किया, इसने गृह युद्ध किया एक तरीके से। अशोक का देखिए 4 साल तक ये युद्ध चलता रहा। क्यों? क्योंकि 292 जो है 271 में 273 में इसके पिता बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है, बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है 273 में। 273 के बाद में 4 साल तक 269 तक अशोक को राजगद्दी नहीं मिलती। 4 साल तक ये अपने भाइयों से युद्ध लड़ता रहता है और सारे भाइयों की हत्या करने के बाद में केवल एक को छोड़ने के बाद में ये जो है 269 BCE में 259 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठता है और फिर ये जो है अपने राज्य विस्तार करता है। तो मैंने बताया 269 से 261 यानी 8 सालों में कलिंग युद्ध तक अपने राज्य को विस्तार करने के बाद में ये जो है नीति अपना लेता है, किसकी? बुद्ध धर्म की, धम्म की नीति अपना लेता है। और उस धम्म की नीति के कारण ही अशोक अपना राज्य विस्तार रोक देता है, नहीं तो ये मैं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर सकता था। अशोक जब राजकुमार था तब उसको उज्जैनी यानी अवंती, जो हम पुराना महाजनपद बोलते हैं, वहां पर भेजा जाता है, तक्षशिला भेजा जाता है, वहां पर विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए। बाद में वही स्किल जो है अशोक के काम आती है जिसमें अपने सारे भाइयों की हत्या करके वो इस पर बैठता है। तो अवंती का राज्यपाल था। श्रीनगर और देवपत्तन ऐसा कहा जाता है कि उसके द्वारा बसाए गए शहर हैं। ठीक है, इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया है कि 261 BCE 261 BCE में उसने ईसा पूर्व में कलिंग वॉर जो है
किया और उसके बाद में बुद्धिस्ट बन गया। और कलिंग जो था मैंने आपको बताया कहां पर है, वर्तमान में उड़ीसा में है। यहां उस समय की बात अगर करें तो तोशाली वहां की राजधानी हुआ करती थी और नंदराज जो है वहां के रूरल हुआ करते थे। और यह क्वेश्चन कई बार स्पेसिफिकली आया हुआ है कि किस वर्ष में, अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। तो ध्यान रखिएगा 8वां वर्ष है, और ये 8वां वर्ष आप 273 से मत लीजिएगा, क्योंकि 273 में तो बिंदुसार की मृत्यु हुई थी और अशोक को अपने भाइयों से युद्ध लड़ने में 4 साल लगे राजगद्दी को लेने में। तो 269 से अपने शासन के 8वें वर्ष में इसने जो है कलिंग पर आक्रमण किया, जहां की राजधानी तोशाली थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मैंने बताया कि युद्ध की विभीषिका से परेशान होकर, हिंसा को छोड़कर बुद्ध धर्म अपना लेते हैं। तो यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि अशोक को बुद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले व्यक्ति कौन थे। तो यहां पर मैंने 2 नाम लिखे हैं। दीक्षा तो उपगुप्त ने दिलवाई थी, लेकिन धर्म परिवर्तन कराया मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा। अशोक के शासनकाल में एक बौद्ध संगति भी होती है, मैंने आपको उस दिन बताए थे 4 बौद्ध संगति हुई है। तो एक कनिष्क के शासनकाल में होगी, चौथी, और तीसरी अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और ये सारी जानकारी फिर हमें कहां से मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख से। ये मैंने पहले बताया कि वहां पर एलिफेंट इंस्क्रिप्शन जो है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, जो चेदी वंश के राजा खारवेल के द्वारा लिखा गया है, उसी से हमें पता लगता है कि नंद वंश का शासक जो महापद्मनंद था वो जीन की मूर्ति को वहां से उठाकर ले जाता है, यानी महावीर की मूर्ति को। और इसी से हमें पता लगता है कि कलिंग युद्ध के बाद की विभीषिका से परेशान होकर अशोक ने बुद्ध धर्म अपना लिया। तो ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। चेदी वंश के राजा खारवेल के द्वारा लिखा गया है। अशोक का धम्म क्या है, जहां पर वो सारी प्रजा के बारे में अभिलेखों के माध्यम से धम्म की बात करता है। तो उसने क्या किया था, भारत में वैसे भी देखिए वेस्टर्न कल्चर में रिलीजन का मतलब अलग है, भारत में धर्म का मतलब अलग है। वहां पर वेस्टर्न कल्चर में जो रिलीजन है उसका हिंदी अर्थ तो धर्म होता है, लेकिन भारतीय संदर्भ में धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान से नहीं होता था। प्राचीन काल में जो भारत में धर्म का स्पेसिफिकली मतलब होता था, वो होता था कि आपको अपना कर्तव्य जो है वो आपको धर्म मान के करना है। अगर आप पिता हैं तो पितृ धर्म क्या है, माता है तो मातृ धर्म क्या है, स्टूडेंट है तो टीचर है, तो आप अपना धर्म निभाइए, आप अपना कर्तव्य निभाइए। वही हमारी भारतीय संस्कृति में धर्म का रहा है। तो अशोक का धर्म जो है वो थोड़ा इसी तरीके से है कि अपने प्रजा के लिए, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का नैतिक उत्थान करे, प्रजा का पालन पोषण करे। तो प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए उसने जो आचार संहिता बनाई, नैतिक नियम बनाए, उसने कायदे कानून बनाए कि कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, डॉन्ट्स एंड डूज की जो लिस्ट बनाई, उसी को हम बोलते हैं अशोक का धम्म। और ये धम्म जो है वो अपने अभिलेखों के माध्यम से वहां पर प्रदर्शित करता है, जनता को बताता है। अशोक ने अपने कई सारे दूत को विदेशों में भेजा धर्म प्रचार के लिए, जैसा मैंने बताया था। इवन खुद के लड़के और लड़की संघमित्रा और महेंद्र को अशोक ने श्रीलंका भेजा था, जहां पर अभी भी मेजर जो पॉपुलेशन है श्रीलंका की वो है बौद्ध धर्म। तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया अशोक के द्वारा, कहां पर, श्रीलंका में। और एक यहां पर देखिए मैंने ये मेंशन भी किया है, ये ग्रीस में भी भेजा गया एक और सोना और उत्तरा जो हैं इनको थाईलैंड में भी भेजा गया। तो संघमित्रा और महेंद्र का नाम यहां पर मैंने लिखा नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा। संघमित्रा और महेंद्र, इन दोनों को भेजा गया था श्रीलंका। तो अलग अलग जगह अशोक ने अपने राजदूतों को भेजा अपना धर्म विस्तार करने के लिए, बुद्ध धर्म के बारे में बताने के लिए, अहिंसा के बारे में बताने के लिए। तो ये एक तरीके से अशोक का ड्यूल पर्सनैलिटी है। एक फेज में तो वो बहुत ज्यादा हिंसा करता है और उस नीति के कारण वो जो है बहुत सारे एरिया पर राज करता है, लेकिन अपने दूसरे फेज में लाइफ में उसका पूरा टर्निंग पॉइंट है, जहां पर अपनी पुरानी नीति को त्याग कर वो अहिंसा की नीति अपना लेता है, धम्म घोष की बात करता है भेरी घोष की जगह, और अपनी प्रजा से सीधे संवाद करता है। इस सीधे संवाद के पीछे भी एक इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि ईरान में एक राजा हुआ करते थे जिनको बाद में सिकंदर ने पराजित किया, डेरियस थर्ड। तो डेरियस या दारा थर्ड का जो दादाजी थे, डेरियस फर्स्ट, उसके द्वारा इसी तरीके का संवाद, इसी तरीके के अभिलेख और इसी तरीके के स्तंभ बनाए गए थे। तो वही चीज जो अशोक ने वहां से कॉपी की है, या अशोक ने वहां से शिक्षा ली है कि अपनी प्रजा से कैसे सीधा संवाद किया जाए। तो अपने प्रजा से संवाद करने के लिए अशोक ने अपने राज्य के विभिन्न जगहों पर
अभिलेख स्थापित किए। और अशोक के साम्राज्य का विस्तार भी हमें उन अभिलेखों से ही मिलता है कि उसके अभिलेख जो है अफगानिस्तान से भी प्राप्त हुए हैं, पाकिस्तान से भी प्राप्त हुए हैं, और भारत के साउथ से, नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से, सारी जगह से वो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो हमें पता लगता है कि अशोक का शासनकाल या अशोक का राज्य विस्तार कितना बड़ा था। एक और इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, राज्य चिन्ह जो है अशोक का मयूर था, यानी मोर जो है उसका राज्य चिन्ह था। तो ये अशोक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये मैंने एक मैप दिखाया आपको कि ये अशोक का राज्य विस्तार है। देखिए ये मगध है यहां पर, जिसका जो पाटलिपुत्र यहाँ मगध की राजधानी हुआ करती थी, जो अभी प्रेजेंट में पटना है, और ये अशोक का राज्य विस्तार है साउथ में से लेकर। अशोक के एक अभिलेख में जिक्र भी है चोर, चेल और पांडे। ये केरल पुत्र जो है, केरल पुत्र जो लिखे गए हैं, चेर हैं, चोला है और पांड्या है, इनका जिक्र है जहां पर अशोक ने शासन नहीं किया था। ये थोड़ी जगह छोड़कर बाकी देखिए अशोक का शासनकाल। और ये जो सनातन धर्म वाले अखंड भारत की कल्पना करते हैं, ये एक्चुअल में भारत अखंड भारत है, जहां पर हमारा जो है उस समय प्राचीन काल में शासन था। बाकी वर्तमान में बाउंड्री भारत की ये है, ये आपका पाकिस्तान और ये आपका अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उससे भी आगे जाकर अशोक का शासन उस समय रहा था। तो ये 265 बीसीई का मैप है कि 265 बीसीई में, यानी कलिंग युद्ध से भी 3-4 साल पहले अशोक का शासन जो है इतना था। और ये कलिंग है, देखिए ये तोशाली जो मैंने बताया, ये कलिंग है। ये उड़ीसा का जो वर्तमान राज्य है, राज्य विस्तार है, वहां पर ये कलिंग हुआ करता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम बात करते हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में। तो अशोक के अभिलेख, देखिए ये सबसे क्रिटिकल टॉपिक है, जो कई सारे इतिहास के टीचर जब पढ़ाते हैं ना, तो बड़े अलग तरीके से पढ़ाते हैं, वो स्किप कर देते हैं। 14 अभिलेख हैं और ये जगह से मिले, वो जगह से मिले। मैं आपको बहुत सिस्टमेटिक वे में इसको बताना चाह रहा हूं कि अशोक के अभिलेख जो हैं, सबसे पहले तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने के लिए एक अंग्रेज थे, टी फैंथेलर, उन्होंने ट्राई किया था। उनको एक अभिलेख मिला था अशोक का, पिलर इंस्क्रिप्शन, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। और एक क्वेश्चन जो हमेशा एसएससी रेलवे में आता रहता है, वो है कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको मिली? तो जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की। लेकिन अशोक के अभिलेख सिर्फ पिलर नहीं है, अशोक के अभिलेख को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो उसके केव अभिलेख है, यानी केव यानी गुफा अभिलेख है, जो उसने गुफाएं दान दी, वहां पर अभिलेख लिखवाए। एक उसके पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो उसने खंभों पर लिखवाया, और उन खंभों की सुंदरता, उन पिलर की जो सुंदरता है, पॉलिश्ड पिलर हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से उनको बनाया गया और राज्य के विभिन्न हिस्सों में उसको स्थापित किया गया। हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी अशोक के एक स्तंभ के शीर्ष से ही लिया गया है। तीसरा, उसके जो अभिलेख हैं वो चट्टानों पर लिखवाए गए, अलग अलग जगह, रॉक इंस्क्रिप्शन, रॉक एडिक्ट्स बोल सकते हैं हम उनको, हम बोल सकते हैं उनको, कि वो जो अभिलेख थे, शिलालेख थे, वहां से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। लेकिन ये जो शिलालेख मैंने बताए, गुफा लेख मैंने बताए, या फिर पिलर अभिलेख बताए, इनमें भी पार्टीशन है। यानी जो शिलालेख हैं वो मेजर हैं, माइनर हैं और सेपरेट हैं। 3 तरह के अभिलेख हैं। मेजर का मतलब है कि वो जो दीर्घ अभिलेख है, जहां पर 14 राज्याज्ञाएं उसकी अशोक की लिखी गई हैं। माइनर का मतलब है कि वो सारी राज्याज्ञाएं नहीं लिखी गई है, कुछ और बातों का जिक्र है। और सेपरेट का मतलब है कि वो केवल 2 ही जगह से मिलते हैं, तो 2 सेपरेट हैं। इस तरीके से पिलर में भी उसके 2 तरह के अभिलेख हैं, मेजर और माइनर, यानी दीर्घ और लघु। तो एक तरीके से मैं अगर आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो अशोक के अभिलेख जो है शिलालेख, शिलालेख को हम रॉक इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, और शिलालेख का इंग्लिश में हम नाम देते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसको अगले पेज पर ही ले लेते हैं। मैं आपको देखिए यहां पर समझा देता हूं कि अशोक के जो अभिलेख हैं, आपको और अच्छी तरीके से समझा देता हूं मैं यहां पर। अशोक के जो अभिलेख हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो सबसे पहले देखिए शिलालेख है। शिलालेख का मतलब यह है कि वो शिलाओं पर लिखे गए, चट्टानों पर लिखे गए, तो शिलालेख हो गए। दूसरे अभिलेख जो है वो है स्तंभ अभिलेख। स्तंभ अभिलेख का मतलब भी आप समझ रहे होंगे, पिलर इंस्क्रिप्शन बोलते हैं उनको, या पिलर एडिक्ट्स बोलते हैं, यानी स्तंभों पर लिखे गए हैं। और तीसरे हैं उनके गुफा अभिलेख। तो गुफा अभिलेख का मतलब है लिखे तो चट्टानों पर ही गए हैं, लेकिन गुफाओं के अंदर वो डिटेल लिखी गई है कि अशोक ने और उनके आगे आने वालों ने भी गुफाएं दान दी है ऋषि मुनियों को, साधुओं को। इस तरीके से हमने 3 भागों में बांटा। अब मैं जो आपको बात कर रहा था कि ये जो है 3 तरह के हैं। ये कितने तरह के हैं? 3 तरह के हैं। एक को हम बोलेंगे कि दीर्घ शिलालेख है। दीर्घ शिलालेख का मतलब यहां पर है कि ज्यादा मटेरियल लिखा हुआ है, ऐसे आप जनरली समझ सकते हैं। और दूसरे है लघु शिलालेख। लघु शिलालेख का मतलब यह है कि आप ये समझिए कि यहां पर मटेरियल थोड़ा कम लिखा गया, बातें थोड़ी कम लिखी गई है। और तीसरा जो है आपका है वो है सेपरेट।
सेपरेट एडिक्ट्स या इंस्क्रिप्शन, यानी कि इसको हिंदी में हम बोलेंगे सेपरेट को पृथक शिलालेख। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चीजें मैं बोलना चाह रहा हूं। इसको आप इंग्लिश में बोलना चाहे तो मेजर एडिक्ट्स बोल सकते हैं, इसको माइनर एडिक्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेजर और माइनर। इसी तरीके से स्तंभ में भी दो पार्ट है। स्तंभ में क्या दो पार्ट है? स्तंभ में उसके हैं दीर्घ और लघु, यानी कि मेजर और माइनर। मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन, माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन। और फिर यहां पर केव, ये तो केव इंस्क्रिप्शन है, तो इसमें तो कोई पार्ट नहीं है, बस ये इंग्लिश लिख रहा हूं मैं इसकी कि केव इंस्क्रिप्शन है। अब आप देखिए यहां पर जो मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने आपको बताया कि इतिहास के टीचर कहां गलती करते हैं। वो ये बोलते हैं कि दीर्घ शिलालेख 14 है। क्या बोलते हैं कि दीर्घ शिलालेख कितने हैं? 14 है। तो लोग ये समझते हैं, स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि 14 शिलालेख, एक यहां से दिल्ली से, एक मेरठ से, एक टोपरा से, एक अफगानिस्तान से मिला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 14 शिलालेखों का मतलब है कि अशोक ने अपने हर शिलालेख में ये 14 बातें लिखी। अब आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। 14 शिलालेख का मतलब यहां पर है कि अशोक ने लिखा कि कलिंग वॉर के बाद में हम धम्म घोष की बात करेंगे, भेरी घोष की बात नहीं करेंगे, पशुओं का वध मत करिए, अपने जो जितने भी अधिकारी हैं उनको बोला जाके बीच में जाकर धम्म का प्रचार करिए, और कोई व्यक्ति अगर मानता है तो उसको प्रोत्साहन दीजिए, नहीं मानता है तो उसको दंड दीजिए। ये सारी बातें जो लिखी गई हैं वो एक पॉइंट है। और इसी तरीके से एक पॉइंट में ऐसे 14 पॉइंट, एक पॉइंट में 2-3 बातें हैं, अगले पॉइंट में 2-3 बातें हैं। तो ये जो 14 अभिलेख है ना, 14 अभिलेख का मतलब है कि 14 मेजर बातें जो अशोक अपनी प्रजा के साथ डिस्कस करना चाह रहा था, उनको हम बोलते हैं दीर्घ शिलालेख। अब ये कितने जगह से मिले हैं? तो ये 8 जगह से मिले हैं। अभी आपको मैं बता दूंगा, बस आपको थोड़ा बेसिक समझा दूं। उसी तरीके से लघु शिलालेख में उसने 2 ही जो शिलालेख लिखे हैं। कितने लेख लिखे हैं? 2। और ये 2 जो है ना वो 4 जगह से मिलते हैं, 14 जगह से मिलते हैं। कितनी जगह से मिलते हैं? 14 जगह से मिलते हैं। तो 14 जगह से ये मिलते हैं लघु। और ये जो सेपरेट है ना, सेपरेट या पृथक का मतलब है कि इससे और इससे अलग बातें हैं। ये 14 बातें तो 8 जगह मिली, ये 2 बातें 14 जगह मिली है, लेकिन यहां जो पृथक शिलालेख की हम बात कर रहे हैं ये केवल और केवल 2 ही जगह से मिलते हैं। इन बातों में और कहीं समानता है ही नहीं। ये बातें हम ये कह सकते हैं कि सेपरेटली बस यहीं पर लिखी गई है और कहीं पर भी नहीं लिखी गई है, इसीलिए इसको पृथक शिलालेख बोलते हैं। तो ये तो 2 ही जगह से मिले हैं, एक मिला है धौली और एक मिला है जोगड़। तो धौली और जोगड़ 2 जगह है उड़ीसा में, तो ये उड़ीसा से मिले हैं। आपको समझ में आया? तो पत्थर पर लिखी गई 14 बातें 8 जगह से, पत्थर पर लिखी गई 2 बातें 14 जगह से, और आपके जो सेपरेट है वो भी पत्थरों पर लिखे गए हैं, लेकिन यहां जो बातें लिखी गई है और कहीं नहीं लिखी गई है। ये 8 जगहों में तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब जगह शामिल है। तो ये चीजें हैं। और अब टीचर जो पढ़ाते हैं उनके साथ ये डाउट होता है, ये 14 शिलालेख को मान लेते हैं कि 14 जगह है, जबकि ये 14 पॉइंट्स है। तो अब आपको क्लियर होगा। उसी तरीके से ये जो दीर्घ यानी मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, ये मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन जो है ये है 7 राजाज्ञाएं। राजाज्ञा का मतलब क्या है कि राजा की आज्ञा को प्रजा को बताना। तो ये जो 7 राजाज्ञाएं हैं ये हमें मिली है, और ये जो है मेजर 6 है। ये कितने हैं? 6, यानी 6 जगह से मिले हैं 7 राजाज्ञाएं। हालांकि सब पर जो 6 जगह है, सब पर 7 राजाज्ञाएं नहीं लिखी गई हैं, कहीं पर 6 लिखी है, कहीं पर 7 लिखी है, लेकिन फिर भी कॉमन है। इसीलिए 7 राजाज्ञाएं 6 जगह से मिली हैं। तो हम बोलेंगे कि ये जो है दीर्घ स्तंभ अभिलेख यानी मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन है। लेकिन ये जो लघु है, माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन है, इस पर ये 7 बातें नहीं लिखी है, कहीं पर 1 लिखी है, कहीं पर 2 लिखी है, कहीं पर 3 लिखी है, फिर भी कॉमन है। तो ये जो 7 नहीं लिखी है, 6 भी नहीं लिखी है, उनको हम बोलते हैं माइनर शिलालेख यानी माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन। तो ये भी कई सारी जगह से मिले हैं, और गुफा वाले भी कई सारी जगह से मिले हैं। तो अब इनको हम क्या करते हैं, एक एक करके डिस्कशन करते हैं। ये चार्ट आप समझिएगा, ये चार्ट ध्यान रखिएगा। आप कितने भी यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। मेरे को जब पहली बार इसमें डाउट हुआ, जब मैंने एनसीईआरटी में इसको पढ़ा और मैंने यूट्यूब पे सर्च करने की कोशिश की कि टीचर इसको किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो कोई भी टीचर इस तरीके से क्लियर नहीं कर पा रहे थे। वो बस ये बोल रहे थे कि 14 शिलालेख यहाँ से मिले, यहाँ से मिले, यहाँ से मिले। तो जगह तो 8 बताते हैं, बोलते हैं 14 है। तो वो 14 एक्चुअल में क्या है, बातें हैं जो 8 जगह से मिली है। तो देखिए सबसे पहले क्या है,
मैं आपको बताता हूं अशोक के शिलालेख के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, और फिर हम आज यहां पर पढ़ेंगे, ये हमारे फैक्चुअल चीजें जो आएगी। तो सबसे पहले टी पेंथेलर जो है 1750 में इसको खोजते हैं, दिल्ली मेरठ अभिलेख को। अब दिल्ली मेरठ भी देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग ही बड़ा, ये एक्चुअली मेरठ में था, सबसे पहले कहां पर था, मेरठ में था। मेरठ से फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली उठा के ले आते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है दिल्ली मेरठ। तो खोजा गया दिल्ली में है, स्पेसिफिकली कहां का था, मेरठ का था। बाद में फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली ले आते हैं, तो पता लगता है कि एक्चुअली तो ये मेरठ में खुदवाया गया था, मेरठ में स्थापित किया गया था, बाद में दिल्ली ले आए। तो टी पेंथेलर इसको 1750 में खोज लेते हैं अशोक के स्तंभ को, लेकिन उनको पढ़ने में, डिकोड करने में सफलता नहीं हासिल होती है कि किसका है, क्या लिखा हुआ है। लेकिन बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में कई बार आया हुआ है कि अशोक को अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली बार सफलता किसे मिली। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता मिली है किसको, ये है जेम्स प्रिंसेप। और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में एक अभिलेख पढ़ा था, उसका नाम दिल्ली टोपरा है। अब देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एक्चुअली कहां का है, ये टोपरा का है, और टोपरा से कहां ले जाया गया, दिल्ली लाया गया। तो फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली दो स्तंभ अभिलेख को लेके, दो इंस्क्रिप्शन को लेके आए थे, दोनों ही पिलर हैं, ये दोनों ही कौन से हैं, पिलर इंस्क्रिप्शन है। इन दोनों को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। तो क्वेश्चन ये भी बनता है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि सबसे पहले किसने डिकोड किया, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वो है आपका जेम्स प्रिंसेप। दूसरा ये क्वेश्चन बनता है कि कौन जो शासक था दिल्ली का, वो अशोक के स्तंभ अभिलेख को मेरठ और टोपरा से दिल्ली लेके आया गया, तो वो कौन है, फिरोज शाह तुगलक। ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो है लाइन लिखी है कि ये पहला राजा है ऐसा जिसने डायरेक्ट कम्युनिकेट किया अपने प्रजा से, यानी इससे पहले राजा जो है प्रजा से मिलते नहीं थे या इस तरीके से संवाद नहीं करते थे। लेकिन अशोक एक ऐसा पहला राजा है जिसने अपनी प्रजा को अपनी मनस्थिति के बारे में बताया, प्रजा को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बताया। तो ऐसा पहला राजा था, और इसने ये प्रेरणा जो ली है वो ईरान के राजाओं से ली है, डेरियस फर्स्ट से ली है, क्योंकि वो भी इस तरीके से अभिलेख लिखवाते थे। इसके अभिलेख की इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, एक तो लैंग्वेज और एक स्क्रिप्ट। तो लैंग्वेज को बोलते हैं भाषा और स्क्रिप्ट को बोलते हैं लिपि, यानी किस तरीके से लिखी जाती है। जैसे हिंदी आपकी भाषा है, और हिंदी को किस फॉर्म में लिखते हैं आप, देवनागरी में लिखते हैं। तो जैसे लिपि का मतलब ये, जैसे समझिए कि अगर मैं बोलता हूं कि आपको लिखना है राजा, तो मैं ऐसे लिखता हूं राजा, बोल हिंदी रहा हूं राजा, लेकिन लिख कैसे रहा हूं, ऐसे। लेकिन हो सकता है कि किसी और लिपि में राजा को ऐसा लिखा जाता हो, ये, और ज को ऐसे लिखा जाता हो, तो ये हो गया राजा, ये भी हो सकता है। तो ये क्या लिपि होती है कि र को मैं कैसे लिख रहा हूं, बोल तो मैं राजा रहा हूं, लेकिन र को कैसे लिख रहा हूं, और र को पढ़ने वाले र पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, वो होती है लिपि। तो लिपि और भाषा बहुत अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। तो ये भाषा है प्राकृत, अरामाइक, यूनानी, और जितने भी लेख हैं उसमें से 80 से 90% जो है वो सारे प्राकृत में लिखे गए हैं। और प्राकृत के साथ में उन्होंने लिपि ली है, कौन सी, ब्राह्मी लिपि ली है, ये स्पेसिफिक है प्राकृत के साथ में। बाकी कुछ अरेमाइक लैंग्वेज में, यूनानी लैंग्वेज में है, अरेमाइक, खरोष्टी और ग्रीक लिपि में भी लिखे गए हैं। ये अभिलेख है। एक ही अभिलेख एकमात्र ऐसा है जो ड्यूल लैंग्वेज में लिखा गया है, और वो है कंधार का अभिलेख, शरे-कुना से मिला है, जो अरेमाइक और यूनानी भाषा में लिखा गया है, यानी ड्यूल लैंग्वेज में ये लिखा जाने वाला एकमात्र अभिलेख है जो अफगानिस्तान से मिला है। अशोक के अभिलेखों से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि उसका शासन उस समय कहां तक फैला हुआ था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब ये मैंने आपको बता दिया, वैसे भी रॉक इंस्क्रिप्शन, पिलर इंस्क्रिप्शन, केव इंस्क्रिप्शन, ये भी पिछले पन्ने पर ही बताया आपको, तो इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉक एडिक्ट्स की, यानी कि हम बात करते हैं शिलालेखों की। और शिलालेख मैंने बताया कितनी जगह से मिले हैं, 8 जगह से मिले। तो देखिए, ये देखिए, सबसे पहले कि 3 तरह के हैं, दीर्घ, लघु और पृथक। तो दीर्घ शिलालेख में क्या है, 14 दीर्घ शिलालेख जो है या व्रत शिलालेख है, विभिन्न लेखों का समूह है, यानी ये जो 14 लेखों का समूह है उसको हम बोलते हैं दीर्घ शिलालेख। और ये 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। कहां कहां से प्राप्त किए गए हैं, तो एक है शाहबाजगढ़ी, एक है मानसेहरा। ये हिंदी में आप, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कोई भी, मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, यहां से मिले हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से, ये दोनों पाकिस्तान से मिले हैं। और यहां पर क्या है, ऑन 3 रॉक्स, ऑन फर्स्ट रॉक, ये जो मानसेहरा का जो लेख है ये 3 पर लिखा गया। अब देखिए, एक चट्टान पर 14 बातें नहीं आ रही है, तो उन्होंने क्या किया, दूसरी चट्टान पे कुछ बातें लिख दी, तीसरी चट्टान पर कुछ बातें लिख दी। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया है, पहली रॉक पर 8 है, दूसरी रॉक पर 9 से 12 है, और तीसरी रॉक पर 13 से 14 है।
तो ये जो है इस तरीके से लिखा गया। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा। और ये सबसे पहले किसके द्वारा फाइंड किया गया? कनिंघम के द्वारा फाइंड किया गया था। शाहबाजगढ़ी एंड मानसेरा बोथ आर इन खरोष्टी लिपि। तो ये शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के जो अभिलेख हैं वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, क्योंकि वहां पर इस तरीके की लिपि चलती थी। भारत में तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, तो खरोष्टी लिपि में लिखे गए। आपको मैंने बताया था कि खरोष्टी लिपि भारत वालों ने ईरान वालों से सीखी थी। तो ये आपका खरोष्टी लिपि है। फिर एक और कहां से मिला है? एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा कहां से मिला है? कालसी से मिला है, चौथा गिरनार गुजरात से मिला है, पांचवा धौली और छठा जोगड़, सातवां सोपारा, आठवां येरागुड्डी। तो येरागुड्डी आंध्र प्रदेश में है, सोपारा महाराष्ट्र में है, जोगड़ ओडिशा, धौली उड़ीसा, गिरनार गुजरात, कालसी यूपी। और ये जो दो साइट है ना, यहीं से उसको पृथक शिलालेख भी प्राप्त हुए, यहीं पर वो पृथक शिलालेख भी लिखे गए। तो यानी कि यहां पर क्या है, ये 14 बातें तो लिखी गई है चट्टानों पर, वो तो ठीक है। उसके अलावा एक एक दो चट्टानों पर कुछ अलग बातें भी लिखी गई है, इसीलिए इनको यहां पर हम बोलते हैं कि पृथक शिलालेख भी यहीं से मिले हैं। और ये 8 वाले स्थानों में भी आते हैं। तो धौली और जोगड़ दोनों उड़ीसा में। तो ये तो हो गए वृहद शिलालेख के बारे में। इन वृहद शिलालेख पर क्या क्या चीजें लिखी गई है वो देखते हैं। एक बार पहले ये देख लीजिए, मैंने पिक्चर भी आपके लिए लेके आया हूं। देखिए ये पाकिस्तान में जहां पर खरोष्टी लिपि में लिखा गया, अभी मैंने आपको बताया शाहबाजगढ़ और मानसेहरा। तो यहां पर ये लिखा गया है, जहां पर मैंने आपको बताया कि 3 चट्टानों पर लिखे गए। ये कालसी है, ये गिरनार है, ये सोपारा है, और ये येरागुड्डी है, ये जोगड़ है, धौली है, ये कंधार है। इस तरीके से ये लिखे गए, ठीक है ना। अब आप देखिए आगे, यहां पर क्या है? यहां पर देखिए, प्रथम ये 14 शिलालेखों के वर्ण विषय क्या है? प्रथम 14 शिलालेखों के वर्ण विषय में, यानी पहला विषय क्या है? पहला विषय है किसी की पशु का वध न किया जाए। दूसरा विषय क्या है? केयर फॉर मैन एंड एनिमल, यानी पुरुषों और जानवरों की जो है, मानव, पुरुष नहीं बोलूंगा, महिलाओं की भी, मानव और जानवरों की जो है वो केयर करना है। और इसी में उसने पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ये जो है अलग अलग राजा हुआ करते थे। साउथ में आपने सुना होगा, एक्चुअली इनका बाद में पता लगा कि ये पांड्य, चेर और चोल, इन साम्राज्य के बारे में बात कर रहा है, जो भारत के साउथेस्ट पार्ट में पाए गए थे। जैसे देखिए, मैंने अभी आपको मैप दिखाया था यहाँ पर, तो ये जो है, ये देखिए यहाँ पर चेर, चोल, और ये केरल पुत्र को ही चेर बोलते हैं। तो इनके बारे में बात की गई है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है? इसके बाद तृतीय शिलालेख में क्या है? ये राज्य पदाधिकारी थे, इनको आदेश दिए गए कि प्रति 5 वर्ष के बाद धर्म प्रचार पर जाएं। इन अधिकारियों को नाम दिया गया था राजुक। क्या नाम दिया गया था? राजुक नाम दिया गया था, जो ये चीजें देखते थे कि कहाँ पर इंस्क्रिप्शन लिखवाना है, प्रजा उसको पालन करती है कि नहीं करती है, जो करती है उसको प्रमोट करना, जो नहीं करती उसको दंड देना। इस तरीके से बात की गई है। चतुर्थ शिलालेख में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये धम्मघोष की बात करता है अशोक, यानी वो आचार संहिता की बात करता है। इसकी बात करता है कि ये चीजें हमें धर्म का साउंड आए, राइटनेस, जो अच्छी चीजें क्या है, वो एक मैंने बताया था कि नैतिक आचार संहिता उसने अपने प्रजा के लिए डिसाइड की थी, उसके बारे में बात करता है। जबकि भेरी घोष का मतलब क्या है? साउंड ऑफ वार। तो भेरी घोष की जगह धम्म घोष की बात करता है चौथे वाले पॉइंट में। और 8th में अशोक का जो बोध गया को उसने विजिट किया था, बोधि ट्री उसने जो देखी थी, उसके बारे में बात करता है, यानी धम्म यात्रा का उल्लेख है 8वें अभिलेख में। तो ये चीजें आपसे पूछी जाती है कि उसकी धर्म यात्रा का उल्लेख जो है किस वाले अभिलेख में है। तो 8वें अभिलेख में धर्म यात्रा का उद्देश्य। 12वें अभिलेख में क्या है? सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है 13वें अभिलेख में, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध की में उसकी विजय हुई, उसके बाद इसने जो है बौद्ध धर्म धारण कर लिया, उसका वर्णन है 13वें अभिलेख में। तो ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और 14वीं बात क्या है कि आप जो है ये इनग्रेव करिए, यानी ये जो शिलालेख है ये राज्य के विभिन्न हिस्सों में इसको स्थापित कराने की अशोक की आज्ञा है, इसके बारे में वर्णन है। तो ये 14 बातें हमें 8 जगह से मिली है, इनको ही हम बोलते हैं दीर्घ शिलालेख। अब दीर्घ के बाद में मैंने बताया सेपरेट, तो सेपरेट तो हमने देख लिया, धौली और जोगड़ से मिले, पृथक 2 अलग अलग बातें लिखी गई है। तो फिर बचता कौन है? लघु शिलालेख। तो लघु शिलालेख देखिए क्या है। लघु शिलालेख, पहले तो आप ये शिला है, अब आपको कितना नजर आ रहा है मुझे पता नहीं, क्योंकि एक्चुअल में चट्टान है तो आपको कुछ दिख भी नहीं रहा होगा। इस तरीके से कुछ भी चट्टाने हैं अलग अलग, इतनी साफ सुथरी नहीं है, इतना पॉलिश्ड चट्टाने नहीं है, ऐसे लिखे गए। ये सारे जो है बातें लिखी गई है, इस तरीके से बातें लिखी गई है, चट्टानों पे नजर ही नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो ये जो है ये शिलालेख इस तरीके से लिखे जाते हैं।
ठीक है दोस्तों, चलिए एक और चीज बताता हूं, देखिए मैं आपको मैं लेके आया हूं, ये देखिए ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और ये जो है कौन सी स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया। अब आप देखिए यहाँ पर ये एडिक्ट 1 इसको बोलते हैं, यहाँ पर लिखा गया, देखिए अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ये एडिक्ट 1 है, यानी पहली बात जो मैंने बोली है ना वो ऐसे लिखी गई है, दूसरा पॉइंट ये लिखा गया है, तीसरा पॉइंट ये लिखा गया, चौथा पॉइंट ये लिखा गया, पांचवा पॉइंट ये लिखा गया, इसी तरीके से 14 पॉइंट एक चट्टान पर लिखे गए हैं। अगर एक चट्टान पर नहीं आए तो दूसरी पर, तीसरी पर लिखे गए, तो इनको आप समझिएगा। अब ये स्क्रिप्ट हम समझ नहीं सकते, हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन ये जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए। ये देखिए यहाँ पर ये छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, 10वां है, 11वां है, इस तरीके से लिखे गए हैं। तो ये मैं आपके लिए इसे दिखाने के लिए लेके आया हूं कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लघु शिलालेख की। तो लघु शिलालेख भी क्या है, ये 2 अभिलेख है, इसमें तो केवल 2 ही अभिलेख यानी 2 ही बातें हैं, और ये जो 2 बातें हैं इसमें वो मेजरली क्या करता है, अपने आप को बौद्ध धर्म का उपासक बताता है और बौद्ध धर्म के बारे में चीजों को बताता है। तो ये बहुत सारी जगह से मिले हैं, एक्चुअली ये 14 जगह से मिले। कितनी जगह से मिले? 14 जगह से, लेकिन मैं 4 के 5 के ही नाम लिख के लेके आया हूं, क्योंकि उन 14 अभिलेखों में सब जगह अशोक का नाम नहीं है, केवल 4 जगह अशोक का नाम मिलता है, 4 जगह, बाकी में उसकी उपाधि मिलती है देवा नाम प्रिय, देवा नाम प्रिय पियदशी, ऐसा बोला जाता है, देवा नाम पियदशी। तो ये देवा नाम पियदशी का नाम है कि देवों का प्यारा राजा, अब नाम नहीं लिखा गया, लेकिन 4 जगह ऐसी है जहां पर अशोक का खुद का नाम मेंशन है, तो वो एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी 4 जगह है। तो ये देखिए कहां पर है, गुर्जरा, मास्की, नेट्टूरू, उडुगोलन। ये उडुगोलन, नेट्टूरू और मास्की तो कर्नाटक में है, ये कहां पर है, तीनों कर्नाटक में है, और ये जो है गुर्जरा कहां अभिलेख है, ये मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश का आप मध्य प्रदेश, ठीक है, ये यहां पर है। और एक आपके जयपुर से बहुत इंपॉर्टेंट मिला है जो कलकत्ता के म्यूजियम में रखा गया अभी, भाबरू अभिलेख। ये जो भाबरू अभिलेख है ना, यहाँ पे वो बुद्ध साहित्य पढ़ने की सलाह लेता है, तो इसको बैराट जयपुर, ये देखिए लिखा हुआ है, बैराट जयपुर अभिलेख भी बोलते हैं, जिसमें अभी जो है ये अशोक जो है ये सलाह देता है कि बुद्ध टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, बुद्ध स्क्रिप्चर पढ़ना चाहिए। तो ये भाबरू शिलालेख या बैराट जयपुर अभिलेख जो है ये कलकत्ता के म्यूजियम में रखा गया, ये एक सेपरेट और बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। तो 2 राज्याज्ञा हैं, 2 बातें हैं जो 14 जगह से मिली है, केवल मैंने 4 का जिक्र किया है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि इन चारों में अशोक का खुद का नाम है, बाकी जगह नाम नहीं है, और बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी हम बहुत डेप्थ में चले गए हैं। ये भाबरू का ध्यान रखिएगा, राजस्थान जयपुर से, इसमें अशोक खुद को सम्राट भी कहता है, और बात क्या करता है, वो सलाह देता है कि हमें बुद्ध टेक्स्ट पढ़ने चाहिए, बुद्ध साहित्य के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। ये मैंने लिखे हैं, ये मैंने बताया है कि आपको कहाँ कहाँ मिले हैं। देखिए ये जो है बैराट है ना, ये सारे ये अलग अलग जगह से मिले, साउथ में बहुत मिले, मास्की है, देखिए ये रागुड्डी है, नेट्टूर है, उडगोलन है, गुर्जरा एमपी है, यहाँ पर अशोक का नाम लिखा गया, बाकी कई सारी जगह से मिले। तो ये हो गए आपके शिलालेख, व्रत बता दिए, लघु बता दिए, सेपरेट उड़ीसा, धौली और जोगड़ से बता दिए। अब बात करते हैं हम पिलर इंस्क्रिप्शन की। तो देखिए पिलर इंस्क्रिप्शन अशोक के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले पढ़ाई पिलर इंस्क्रिप्शन को गया था। दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो खंबे हैं ना, जो पिलर अशोक ने बनाए थे, वो बहुत वेल फर्निश्ड हम बोल सकते हैं, बड़े बड़े खंबे, एक अकेले पत्थर से उसका बेस बनाया गया, फिर उसमें जो है ऊपर खंड जोड़े गए, और उसी से प्रभावित होकर 4 शेरों के मुख वाला जो हमारा राजकीय चिन्ह है वो भी वहीं से लिया गया, ध्यान रखिएगा। तो अशोक के शिलालेखों से भी इंपॉर्टेंट इसके पिलर अभिलेख है। तो पिलर अभिलेख में क्या है, देखिए सबसे पहले पिलर अभिलेख में भी 2 है, एक तो दीर्घ है और एक लघु है। दीर्घ का मतलब 7 लेख है। 7 लेख में क्या है, राज की घोषणा या राजाज्ञा है, जैसे दम्म का संरक्षण करना है, दम्म क्या है, खुद के पापों और हिंसा की तरफ देखो, पशु पक्षियों को मारने पर प्रतिबंध है, ऐसे अलग अलग और भी चीजें हैं जो उन्होंने लिखी हैं। और ये जो 7 राजाज्ञाएं हैं ये हमें 6 स्थानों से मिलती है। तो 6 स्थानों पर मिलने वाले जो 7 राज्य, हालांकि सभी जगह 7 राजाज्ञाएं नहीं लिखी गई हैं, 6 ही लिखी गई हैं, लेकिन ये जो 7 राज्याज्ञाओं वाले शिलालेख हैं इन्हीं को हम बोलते हैं दीर्घ स्तंभ अभिलेख। अब यहां पर क्या है, देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने बताया दिल्ली टोपरा, ये बताया दिल्ली मेरठ। तो दिल्ली मेरठ जो है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दिल्ली मेरठ को ही किसने, टी फैंथलर ने खोजा था, टी फैंथलर। और मैंने बताया था कि ये टी फैंथलर जो है पढ़ने में असमर्थ हुए थे इसको। बाद में दिल्ली टोपरा जो अभिलेख था, दिल्ली टोपरा को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो शिफ्टेड टू दिल्ली, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाए गए। दोनों ही दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ जो है दिल्ली लाए गए, टोपरा और कहां से, यहां से। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, ये टोपरा हरियाणा अंबाला में और मेरठ तो आपको पता है यूपी में है। एक और है प्रयाग। प्रयाग का स्तंभ अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर अनेक राजाओं के द्वारा मॉडिफिकेशन है। पहले तो अशोक ने इसको स्थापित कराया, प्रयाग को इलाहाबाद भी बोलते हैं।
बाद में क्या हुआ, इस अशोक के अभिलेख पर ही जो है जहांगीर ने भी लिखवाया है। इसी पर आपके जो समुद्रगुप्त है उसकी प्रशस्ति भी उपलब्ध है, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं, वो भी इसी स्तंभ पर लिखी गई है। और बाद में जो अशोक के बाद में जो अकबर हुआ, अकबर ने क्या किया, इस शिलालेख को इलाहाबाद के किले में रखवा दिया। तो ये जो अभिलेख है ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन बहुत है। अशोक के द्वारा इसको लिखा गया, फिर समुद्रगुप्त ने इस पर प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई, फिर अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में रखवा दिया, और बाद में जहांगीर ने भी इस पर चीजें मॉडिफिकेशन करवाई है। तो यही सारी चीजें लिखी है अशोक के लिखने के बाद। समुद्रगुप्त और जहांगीर के द्वारा भी कुछ बातें जोड़ी गई है। और पहले तो चूंकि अकबर ही आएगा, तो अकबर ने इलाहाबाद के किले में रखवाया है। एक्चुअली ये स्पेसिफिकली जो अभिलेख ये मिला था कौशाम्बी से। कहां से मिला था? कौशाम्बी से मिला था, और कौशाम्बी से इसको इलाहाबाद लाया गया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है, लोरिया नंदगढ़, रामपुरवा और लोरिया अरेराज, ये तीनों लेख जो मिले हैं कहां से मिले हैं? चंपारण बिहार से मिले हैं। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि ये 6 पिलर इंस्क्रिप्शन है जो अशोक के मेजर इंस्क्रिप्शन है। पिलर मेजर इंस्क्रिप्शन, मेजर पिलर एडिक्स। अब इसी तरीके से माइनर की बात करते हैं। तो माइनर में क्या है, जहां पर सारी राज्याज्ञाएं नहीं लिखी है, कुछ कुछ बातें लिखी हैं, उनको माइनर एडिक्ट्स बोलते हैं। उसमें कौन कौन से मिले? देखिए, सांची से मिला है। सांची कहां पर है? एमपी में है। फिर क्या है, सारनाथ से मिला है। सारनाथ कहां से? वाराणसी से है। और इसी में 4 शेर जो है वो बने हुए हैं, और बहुत ही सुंदर जो है, मैं आपको ये पिक्चर लेके आया हूं, अभी बताऊंगा। बहुत सुंदरता से उसको गढ़ा गया है और स्थापित किया गया। तो सारनाथ से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया? सारनाथ वाराणसी में जो इंस्क्रिप्शन लगा है उससे लिया गया है। फिर कौशाम्बी है, रानी का अभिलेख है। इसको एक्चुअली स्पेसिफिकली क्वेश्चन इसी तरीके से आता है कि रानी का अभिलेख कहां पर स्थापित है। रानी का अभिलेख, अशोक की एक रानी थी जिसका नाम था कारुवाकी। तो कारुवाकी रानी यहां पर लिखा होगा, ये देखिए, कारुवाकी जो है ये रानी है। और ये एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें पिलर के शीर्ष पर कुछ नहीं है, सिर्फ पिलर ही और उसका इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। बाकी सब में इस तरीके से डिजाइन बनाई गई है कि ये जो है, मान लीजिए ये बेस है, ये पिलर है, फिर यहाँ पर पिलर में एक घंटे टाइप ऐसा बनाया गया है जिसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ये प्लेटफॉर्म कहीं कहीं पर तो गोल है, कहीं कहीं पर चौरस है, इस तरीके से प्लेटफॉर्म है। और इसके ऊपर कोई ना कोई मूर्ति लगाई गई है, चाहे वो शेर की मूर्ति हो, चाहे वो नंदी की गाय की मूर्ति हो, और चाहे हो सकता है कि 4 मुंह वाली मूर्ति हो। तो इस तरीके से उसके इंस्क्रिप्शन है। और एक मिला है रुमनिंदई नेपाल से। रुमनिंदई जो है कहां पर है? नेपाल में है। और यहां पर अशोक ने यात्रा की थी, तो वहां पर उन्होंने कर वगैरह माफ किए थे, तो उसका जिक्र भी यहां पर है। और निगलीवा नेपाल से मिला, ये भी कुशीनगर नेपाल से मिला है। तो 2 तो नेपाल से मिले हैं। एक और कारुवा की रानी का अभिलेख जिसको बोलते हैं कौशाम्बी से मिला है, एक सारनाथ से मिला, एक सांची से मिला। तो ऐसे 5 जगह से मिले हैं। तो ये है आपके लघु शिलालेख। तो आपको समझ में आया अभी कि लघु शिलालेख क्या है, दीर्घ शिलालेख क्या है। लघु ये पिलर अभिलेख है। तो लघु पिलर वाले, दीर्घ पिलर वाले, लघु जो हैं आपके शिला वाले, दीर्घ शिला वाले और सेपरेट, ये 5 तरह के मैंने बताए। आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी में भी इन 5 का ही जिक्र है और कुछ भी जिक्र नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया। कुछ पिक्चर मैं आपको बताया था, देखिए ये इस तरीके से अभिलेख का मैंने ऊपरी पिक्चर लिया है। मैंने बताया आपको इस तरीके की घंटे की डिजाइन में ये जो है ये एक अलग पत्थर है, और फिर यहाँ से जो है देखिए राउंड शेप में इस अभिलेख को गढ़ा गया है। कितना सुंदर कलाकृतियां की गई है। और बाद में ये जो है सांड का चित्र या बेल का चित्र है। इसके बाद ये देखिए, ये यहाँ पर चूंकि ये राउंड है और यहाँ पर क्या है, इस तरीके से चौरस है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से अगर देखें तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। और ये तो सिमिलर है, इस तरीके से जो आकृतियां हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर गढ़ाई देखिए आप किस तरीके से इसको किया गया है। और ये जो है शेर का है, इस तरीके से अभिलेख है। तो किसी के ऊपर पूछे, किसी के ऊपर पूछे, केवल एकमात्र के ऊपर नहीं है, वो है कौशाम्बिका रानी का अभिलेख, जिसके ऊपर कोई आकृति नहीं है, बस यहीं तक है वो। ये पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर कोई आकृति नहीं है। एक और देखिए यहाँ पर, ये देखिए इसकी पॉलिश देखिए, चमक देखिए इसकी, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। और ये जो है देखिए यहाँ पर, ये जो अशोक चक्र जिसको हम बोलते हैं, तो नाम ही क्या है, अशोक चक्र, जिसमें 24 तीलियां होती है। कितनी तीलियां होती है? ये वाली कितनी है? 24 तीलियां हैं, आप गिन लीजिएगा इसको। और ये 4 शेर जो है, एक्चुअली 3 ही दिखते हैं, एक पीछे है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया। और ये जो यहाँ पर है ना, ये शेर, हाथी, बैल और सांड, इस तरीके से अलग अलग 3-4 फोटोज बनाए गए यहाँ पर। तो 2 इस तरफ है, 2 उस तरफ है, 2 उस तरफ है, इस तरीके से 4 के फोटो बनाए गए हैं। तो चारों साइड में ये फोटो मिल जाएंगे आपको। ये सेम पीछे मिलेगा
और 2 इधर मिलेंगे तो 2 सेम इधर मिलेंगे, इस तरीके से। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, पीएचडी नहीं करना है, बस ये मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए एक फोटो और लेके आया हूँ क्योंकि मेरे से रहा नहीं गया, मैंने सोचा कि आपको एक बार मैं फोटो बता दूँ तो आपको समझ में आएगा। ये पिलर है, इसका बेस इस तरीके से रहता था नीचे, मैंने जैसा कि बताया, और वो एक पत्थर से यहाँ तक एक पत्थर से रहता था, ये पूरा एक पत्थर रहता था, उसको गढ़ा जाता था। फिर बाद में ये यहाँ से डिजाइन बनती थी इस तरीके से राउंड राउंड में, और उसके ऊपर ये एक पत्थर का रहता था। तो ये आधार है, ये जो है शीर्ष ललाट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं शीर्ष फलक। ये जो चौरस वाला है ना, इसको शीर्ष फलक बोलते हैं। और शीर्ष फलक के ऊपर क्या रहती थी? मूर्ति रहती थी। तो सब जगह इस तरीके से मूर्तियां, ललाट, फलक बनाए गए। केवल मैंने बताया कौशाम्बी से जो मिला है, कारूबा की रानी का अभिलेख जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, बाकी सबके ऊपर ये चीजें हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने आपको बता दिया। गुफा अभिलेख तो बहुत छोटे हैं, कोई खास नहीं है इसमें, बस एक तरीके का टाइप है। गुफा अभिलेख को केव इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। एक्चुअली अशोक ने बराबर की गुफाएं जो है आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान दी थी रहने के लिए। तो आजीवक संप्रदाय के लोगों को जो दान दी थी, उसी का इंस्क्रिप्शन वहां गुफा अभिलेख में लिखा गया है। तो इसमें देखिए यहीं पर ये लिखा गया आजीवक साधुओं को दान देने के लिए। अशोक के पुत्र दशरथ ने भी क्या किया था? नागार्जुन की पहाड़ी पर गुफा बनाकर आजीवक संप्रदाय को दान की थी। इसका वो जानकारी हमें नागार्जुनी अभिलेख से मिलता है। तो एक तो आपका ये है जो मैंने बताया, बराबर केव इंस्क्रिप्शन, ये बराबर की गुफाएं, ये बिहार बराबर की गुफाएं। तो बराबर की गुफाओं का बराबर का अभिलेख मिला है वहां पर, है ना। और एक जो मिला है कहां से? नागार्जुनी अभिलेख से। तो नागार्जुन की अभिलेख जो है, अशोक के पुत्र दशरथ ने नागार्जुन की जो गुफा है वहां पर वो बनाकर आजीवक संप्रदाय को दान दी थी। तो वहां पर भी उसने एक अभिलेख लिखा है, लेकिन अशोक के द्वारा लिखा गया अभिलेख तो एक ही मिलता है, बराबर की गुफाएं। तो गुफा अभिलेख हो गए, पिलर इंस्क्रिप्शन हो गए, और आपके शिलालेख हो गए। तो ये मैंने अशोक के बारे में आपको बताया, ठीक है। तो देखिए अशोक के बाद में हम पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में। तो ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शुंग वंश की, यानी अशोक का इतना महान साम्राज्य क्या कारणों से विफल हुआ, असफल हुआ, और बाद में नए वंश का शासन आया। और ये बहुत ज़्यादा टाइम में नहीं हुआ था, अशोक के मरने के कुछ ही सालों बाद मौर्य साम्राज्य पूरी तरीके से बिखर गया। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।